सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव विजय होती है। अथर्ववेद के मुंडक उपनिषद से लिया गया यह वाक्य भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है और पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयास से यह पटल पर आया था। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित यह वाक्य शासन और प्रशासन की शुचिता या व्यवस्था का प्रतीक है। यह वाक्य यह सिद्ध करता है कि जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है और जहाँ धर्म है वहाँ न्याय है। जहाँ सत्य नहीं है यानी असत्य है वहाँ अन्याय है, अधर्म है। न्याय है तो सामान्य व्यक्ति के लिए भी कहीं ना कहीं जीवन बड़ा आसान होता है, और अगर न्याय व्यवस्था नहीं है या न्याय नहीं है तो सामान्य व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा उससे प्रभावित सामान्य व्यक्ति ही होता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे केसेस के बारे में जो कहीं ना कहीं सामान्य व्यक्ति उससे काफ़ी कुछ ज़्यादा प्रभावित हुआ था। यह सामान्य व्यक्ति यह समझता है कि न्याय व्यवस्था केवल उन्हीं के लिए है जो कहीं ना कहीं बहुत उच्च पदों पर बैठे हैं या जो बहुत ज़्यादा धनवान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको 3 ऐसे मामले बताता हूँ। एक मामला तो खैर राष्ट्रीय स्तर का मामला था, लेकिन मैं उसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि उस पर भी सत्यता की बात है कि एक सत्य उसमें है, इसलिए मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ। और 2 मामले ऐसे हैं जो सामान्य व्यक्ति से जुड़े हैं। तो पहला मामला ये है कि 26/11/2008 को मुंबई में भीड़ भाड़ वाले इलाके में लगभग कई अलग अलग स्थानों पर अचानक से गोलियां चलने लगती हैं और जो भीड़ और शोर शराबा था उससे इधर लोगों की चीख पुकार मच जाती है। जी हाँ, जिसे हम 26/11 अटैक के नाम से जानते हैं, जो एक आतंकवादी हमला था जिसमें 166 नागरिक मारे गए थे। कुछ भारत के थे, कुछ विदेशों के भी थे, काफ़ी कुछ तो भारत के ही थे। ताज होटल में सबसे ज़्यादा नरसंहार किया गया था, निर्दोष लोगों की हत्या की गई। 8 आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया, 7 मौके पर मारे गए। हमारे कुछ पुलिसकर्मी भी शहीद हुए, पुलिस अफसर भी शहीद हुए। एक आतंकवादी अजमल आमिर कसाब जिंदा पकड़ा गया और उससे देश की जांच एजेंसियों ने पूछताछ की। पूछताछ में उसने बताया कि हाँ वो पाकिस्तान का रहने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने नहीं कहा कि हाँ वो पाकिस्तान का रहने वाला है। फिर काफ़ी कुछ समय बीतने के बाद जब जांच एजेंसियां कहीं ना कहीं सबूत रखती रहीं तो पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि हाँ ये हमारे देश का नागरिक है। अजमल आमिर कसाब का ट्रायल शुरू हुआ और उसे ट्रायल में मृत्युदंड की सजा दी गई। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्तियों का प्रयोग के लिए याचिका की गई, लेकिन वहां से भी याचिका खारिज कर दी गई और 21 नवंबर 2012 को पुणे की यरवदा जेल में अजमल आमिर कसाब को फांसी की सजा दे दी गई। तो ये कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था, देश की अस्मिता का मामला था, निर्दोष नागरिकों की हत्याओं का मामला था। शायद अगर फांसी से भी बड़ी कोई सजा होती तो भी वो दी जानी चाहिए थी। वह नागरिक जो भयमुक्त होकर कहीं भी आ जा सकते हैं, अपना काम करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, अब उनकी हत्याएं कर दी जाए तो कहीं ना कहीं यह बहुत ही दुखद और निंदनीय है। इसमें पाकिस्तान ने
सबसे बड़ी बात तो यही झूठ बोला कि हाँ हमारा ये नागरिक नहीं है। लेकिन ये था कि भारत के प्रयास से और एजेंसियों ने काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किया, इस वजह से बाद में पाकिस्तान ने कहा कि हाँ ये हमारा नागरिक है। तो इसमें ये मैटर था कि एजेंसियां हमारी कहती रहीं और पाकिस्तान इसको नकारता रहा। यहाँ मामला सत्य और असत्य का हो जाता है कि हम सही कह रहे थे और वो गलत कह रहे थे, लेकिन सही जो बात थी, जो सत्य था, वो अंततोगत्वा सामने आया। तो बस यहाँ भी सत्य की ही विजय हुई। दूसरा मामला मैं आपको बताने वाला हूँ, एक ऐसा मामला जो महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। बड़ा ही दुखद मामला है और इससे देश नहीं पूरी दुनिया में थोड़ा सा कहीं ना कहीं भारत की छवि को भी प्रभावित किया था। 16 दिसंबर वर्ष 2012 को दिल्ली में द्वारका जाने वाली एक बस में एक 23 वर्षीय फिजियोथेरेपिस्ट अपने मित्र के साथ, पुरुष मित्र के साथ जा रही थी। उसी बस में ड्राइवर के साथ साथ 5 अन्य व्यक्ति जो थे, उन सब ने मिलकर उस लड़की की पहले तो बलात्कार की और बड़ा भीभत्स बड़ा स्थिति बनाई उसकी, बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा जिसे कहा जाए कि निंदनीय दरिंदगी उन्होंने की। और वो लड़की लड़ती रही अंत तक, लेकिन उसकी स्थिति खराब हो गई और फिर उसके बाद उसको एक जगह उठा के फेंक दिया गया। उसके पुरुष मित्र को के साथ भी मारपीट की गई और वह लड़की जीवन मौत के बीच में अस्पताल में भर्ती कराई गई। फिर उसकी स्थिति ज़्यादा खराब हो गई तो इलाज के लिए सिंगापुर भेज दिया गया और 29 दिसंबर को उसकी सिंगापुर में ही मृत्यु हो जाती है। आरोपियों की कोई पहचान नहीं थी। कुछ सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, इस पर काफ़ी कुछ शोर शराबा मचा था देश में। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पता चला कि हाँ ये जिस बस में सवार थी उस बस का नंबर भी निकाला गया और उसमें जो लोग सवार थे वो कहाँ उतरे कोशिश की गई जानने की। 6 के 6 लोग जो थे उसमें ड्राइवर के साथ, सबके सब ट्रेस हुए, गिरफ्तारी हुई, उनके ऊपर अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियोजन का संचालन शुरू, जिसमें से एक व्यक्ति जो था वो नाबालिग था। उस समय देश में जो जुवेनाइल का कानून था वह यह इजाज़त नहीं देता था कि किसी जुवेनाइल को, चाहे वो जितना भी गंभीर अपराध करे, फांसी या आजीवन कारावास जैसी सजा दी जाए। आज भी प्रावधान नहीं है, कुछ मामलों में एक्सेप्शनल्स है कि फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है, लेकिन उस समय का जो कानून था वो यह था कि वो जेल में भी नहीं रखा जा सकता था। अगर 16 वर्ष से 18 वर्ष से कम का है तो उसे जेल में भी नहीं रखा जाएगा और उसे रखा गया बालक सुधार गृह में 3 वर्ष के लिए। एक एक्यूज जो था राम सिंह करके, उसने आत्महत्या कर ली। बाकी जो बचे हुए 4 अभियुक्त थे, एक लंबे समय तक ट्रायल चलने के बाद हाई सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर दया याचिका, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, आरोपी पक्ष के वकील ने काफ़ी कुछ कोशिश की उन्हें बचाने के लिए, फांसी के समय तक बहुत कुछ प्रयास किया बचाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सत्य की ही विजय हुई और 20 मार्च 2020 को उन चारों व्यक्तियों को, दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया। यहाँ सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों ही पीड़ित और अपराधी सामान्य परिवार से ही थे, लेकिन सामान्य परिवार होने के बावजूद भी ऐसा घृणित अपराध, और युवा अगर इस तरह के अपराध करेंगे तो देश का भविष्य क्या होगा। लेकिन फिर भी ये था कि विधि व्यवस्था ने अपना काम किया और दोषियों को सजा मिली। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, सत्य है तो न्याय है और सत्य की विजय होती है। अब मैं तीसरा मामला आपको बताता हूँ, बड़ा भी ज़्यादा पुराना मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ
रेप किया जाता है। एक एमएलए और उनके कुछ रिश्तेदार के साथ मिलकर ये साजिश रची जाती है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है, उसको पीड़ा पहुंचाई जाती है। और जब वह थाने पर रिपोर्ट लिखाने जाती है तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, उसके पिताजी को झूठे मामले में फंसा दिया जाता है। मामला जब थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाता है तो एफआईआर लिखी जाती है। पुलिस कस्टडी में ही, मतलब जुडिशियल कस्टडी में, जेल में रहते हुए ही उसके पिता को प्रताड़ित किया जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। वर्ष 2019 में पीड़िता के साथ मार्ग दुर्घटना में एक हादसा होता है और उस हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। मामले की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने कर ली होती है पहले से ही बलात्कार की, और उसके पिताजी की जो कस्टडी में डेथ होती है उसकी भी जांच की जाती है। पीड़िता ने एक पत्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अपने दुर्घटना होने से पहले लिखा था कि हमारी जान को खतरा है और हमारे मामले को कहीं अलग स्थानांतरित करा के सुना जाए, नहीं यहाँ पर शायद हमें न्याय नहीं मिल पाएगा। वो पत्र शायद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने रखा नहीं गया। जब दुर्घटना हो जाती है, मामला थोड़ा सा ज़्यादा आगे बढ़ता है, तो उस पत्र की भी खोज होती है और पत्र को फिर रखा जाता है। उसमें जांच भी होती है। जांच में दोषियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी कार्रवाई किया कहता है कि हाँ कार्रवाई की जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर फिर उस मामले को, उस पत्र पर संज्ञान लेकर जो भी मामले इस मैटर से होते हैं सबके सब दिल्ली स्थानांतरित कर लिए जाते हैं और दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में ट्रायल होता है। और वर्ष 2019 में एमएलए, उनके रिश्तेदार और संलिप्त पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये तक का जुर्माना कर दिया जाता है। एक अन्य मामले में जिसमें पुलिस कस्टडी में उसके पिता की मृत्यु हुई थी, 2020 में मार्च में 10 वर्ष की कारावास की सजा दे दी जाती है पुलिसकर्मियों को भी और एमएलए को भी। पीड़िता को प्रतिकर भी दिया जाता है और न्याय भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में भी सत्य ही जीता। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो पीड़ित थी वो बहुत ही निर्धन, बहुत ही गरीब थे, और जो अपराधी थे वह बहुत सक्षम थे, धनवान थे, पावरफुल थे। अगर थोड़ा सा इसमें मामला हाईलाइटेड नहीं होता या कहीं ना कहीं आम व्यक्ति आंदोलित ना होता तो फिर शायद न्याय ना मिल पाता। लेकिन फिर भी सत्य जीतता है, हमें प्रयास करना पड़ता है उसके लिए। हम प्रयास करके ही आगे बढ़ सकते हैं, और न्याय से ऐसा नहीं कि आम व्यक्ति को न्याय ना मिले। तो इसलिए न्याय प्रणाली में हमें विश्वास रखना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि न्याय व्यवस्था में विश्वास रखिए। न्याय कहीं ना कहीं आम और खास देखकर नहीं मिलता है। न्याय सबके लिए है, एक समान है, चाहे वह कोई धनी है, चाहे कोई निर्धन है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई अनपढ़ है। अपराधी अपराधी होता है। अपराधी कोई पढ़ा लिखा, कोई अनपढ़, कोई धनवान, कोई गरीब नहीं। अपराधी अपराधी होता है। अपराधी केवल अपराधी होता है। सत्यमेव जयते से मेरा खाली ये कहने का मतलब था कि सत्य की हमेशा विजय होती है। और ये जो मैंने मामले आपको बताए हैं, इसमें यह सिद्ध होता है कि आम व्यक्ति को भी न्याय प्रशासन से ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ उसे न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए आप न्याय व्यवस्था में विश्वास रखिए।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोज़ देखने को मिलते रहें। धन्यवाद।